बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है. सो वेलकम टू द क्लास ऑफ. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी विद द टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स. आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स पढ़ेंगे. तो जैसे ही आपने मैकेनिक्स वर्ड सुना, आपके माइंड में क्या वर्ड्स आए या आप क्या सोचने लगे? मे बी यू आर थिंकिंग of a mechanic, maybe you are thinking of a type of engineering called mechanical engineering. हो सकता है आप किसी मशीन के बारे में सोच रहे हो या फिर आप मशीन के किसी पार्ट के मोशन के बारे में सोच रहे हो. देखिए, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे. पर हमें मोशन के पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है? देखिए, जब भी आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में कुछ भी पढ़े तो हमेशा अपने आप से पूछे कि आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या फायदा है इसका, इससे क्या डेवलपमेंट होगी. और यही फिजिक्स है जिसमें हम फिजिक्स में नेचर के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि उस कंसेप्ट का क्या डेवलपमेंट करने में, किसी चीज को आगे इवॉल्व करने में, कोई नई मशीन बनाने में, नई टेक्नोलॉजी बनाने में क्या यूज है. तो पहले देखिए, अगर आप अपने चारों तरफ नजर घुमाएं अपने रूम में, so you will be seeing that you are surrounded by lots of machines and किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक मशीन के अंदर किसी ना किसी मोशन की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे एग्जांपल के लिए आप अपने रूम का डोर देखिए. डोर का काम है रूम को बंद रखना, पर उसको बंद करने के लिए डोर को आगे पीछे रोटेट करना पड़ता है अबाउट द हिंज और अबाउट द एक्सिस जिसमें हिंज किया गया है. तो ध्यान से सुनिए, डोर को रोटेट करना पड़ रहा है. ये रोटेशन के क्लास के एंड तक आते आते. सिमिलरली आपका फैन है, उसको हवा बनाने के लिए एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करना पड़ रहा है. यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मुझे इस पेन से लिखना है तो मेरे पेन को आगे ऐसे ट्रांसलेट करना पड़ रहा है. क्या करना पड़ रहा है? ट्रांसलेट. या फिर ऐसे कर्व में, कर्विलीनियर मोशन में मूव करना पड़ रहा है लिखने के लिए. मान लीजिए मेरे को ए लिखना है, तो ए लिखने के लिए मुझे कैसे कर्विलीनियर मोशन में मूव करना पड़ रहा है. तो ये भी एक मशीन ही है ना, पेन भी एक मशीन है. इसका टास्क क्या है, काम क्या है? लिखना. और लिखने के लिए इसको एक मोशन में मूव करना पड़ता है. देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं. ये बॉटल है, इस बॉटल का एक कैप है, इसका काम है इस बॉटल को कवर करना या अनकवर करना. इसके लिए इस बॉटल के ऊपर कुछ थ्रेड दिए और कैप के ऊपर थ्रेड दिए. ये दोनों थ्रेड्स एक दूसरे पे ऐसे अलाइन होते हैं और कवर करने के लिए ऐसे एक मोशन होता है, अनकवर करने के लिए कैसे मोशन होता है. एंड दीज आर गेटिंग अलाइन और उसको टास्क इज गेटिंग कंप्लीट बाय दिस मोशन. तो टास्क है कवर या अनकवर करना और उसके लिए एक मोशन की रिक्वायरमेंट है. तो अब अगर हमें मशीन पार्ट्स को डिटेल में पढ़ना है तो पहले हमें बॉडी के मोशन को समझना जरूरी है. अलग अलग बॉडीज के मोशन को समझना जरूरी है, तभी हम मशीन पार्ट को डिटेल में समझ पाएंगे. सो मैकेनिक्स में आप मशीन पार्ट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, विल बी स्टडिंग अबाउट द मोशन ऑफ डिफरेंट अलग अलग बॉडीज के मोशन के बारे में आप मैकेनिक्स में पढ़ेंगे. जब आप एक बार मोशन को पढ़ लेंगे, डिफरेंट टाइप के मोशन को पढ़ लेंगे, मोशन के पीछे कारण क्या है, कॉज क्या है, उसको पढ़ लेंगे, उस किस कारण मोशन चेंज होता है, कैसे अलग अलग टाइप के मोशन एक दूसरे से रिलेटेड है, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे. आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएंगे कि आप अलग अलग मशीन पार्ट्स को पढ़ सके. तो हायर जैसे कि इंजीनियरिंग में या आप ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के अंदर मशीन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और अभी आप पढ़ेंगे मोशन के बारे में इन मैकेनिक्स. सो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज. इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, मैकेनिक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितने बाकी बचे यूनिट जो है फिजिक्स की, वो सभी की सभी यूनिट आप मैकेनिक्स पढ़े बिना नहीं पढ़ सकते. वहां पर भी मैकेनिक्स के कंसेप्ट यूज होंगे, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा. इसको पढ़ते टाइम आपको एक विजुअलाइजेशन अपने माइंड में करते रहना होगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहना होगा.
मोशन को माइंड में विजुलाइज करना होगा। मैं अलग अलग तरीके से आपको विजुलाइज करने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज इसको बहुत फोकस से और ध्यान से सुनेगा। आज क्लास में हम समझेंगे कि मोशन क्या है और अलग अलग टाइप के मोशन आप कौन से पढ़ने वाले हैं आगे। इसके आगे की क्लासेस में हम उनको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मैकेनिक्स को जो पढ़ते हैं, तो हमने मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। The mechanics and dynamics. One is, sorry, the kinematics and dynamics. Kinematics and dynamics. आपने मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स जब आप पढ़ेंगे, यू वॉन्ट बी स्टडिंग द कॉज बिहाइंड द मोशन, यू विल बी स्टडिंग ओनली द मोशन, द डिटेल्स ऑफ मोशन, व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, हाउ दीज वेरिएबल्स आर रिलेटेड, these things we are going to study in kinematics without knowing the cause of motion. एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये बैट है, इस बैट को अगर मुझे मोशन देना है तो मुझे एक फोर्स देनी पड़ेगी, लेकिन काइनेमेटिक्स में इस फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम केवल और केवल देखेंगे कि मोशन कैसे हो रहा है। फिर डायनामिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि ये फोर्स कौन सी थी जिसके कारण मोशन हुआ, अगर ये मूव करते करते रेस्ट पर आया तो वो फोर्स कौन सी है जिसने इसको रेस्ट पर लाया, इसकी स्पीड इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई तो वो कौन सी फोर्स के कारण हुआ, वो आप डायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो देखिए हमने चीजों को ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया दो पार्ट में, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो अब तक तो बात हुई मोशन की, काइनेमैटिक्स की, डायनामिक्स की, लेकिन अभी ये समझना जरूरी है कि मोशन होता क्या है। कब एक बॉडी हमको फील होती है कि वो मोशन में है, ये फील कब होता है, ये समझना बहुत जरूरी है कि कब एक बॉडी फील होती है वो मोशन में है। इस एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक मैं टॉय कार लेता हूं, यहां पर ये टॉय कार यहां पर ऐसे रखी हुई है। अभी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड ये टॉय कार यहीं पर है और मेरे रिस्पेक्ट में इस टॉय कार की पोजीशन चेंज नहीं हुई। सो दैट्स व्हाई दिस टॉय कार इज एट रेस्ट। नाउ लेट्स से अभी मैं मूव कर रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं, मुझे लग रहा है अच्छा टॉय कार ऐसे आगे जा रही है, मैं पीछे जा रहा हूं पर मुझे लग रहा है टॉय कार ऐसे आगे जा रही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में टॉय कार की पोजीशन चेंज हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि टॉय कार मोशन में है ना। जब आपके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो आपको लगता है बॉडी रेस्ट पर है, और अगर आपके रिस्पेक्ट में मान लीजिए ऐसे बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो आपको लगता है बॉडी मोशन में है। तो सबसे पहले किसी भी बॉडी का मोशन डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत है एक ऑब्जर्वर की, जो उसके मोशन को ऑब्जर्व करे, और अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो वो बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। और अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो बॉडी क्या है, मोशन। तो एक इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से, जिससे आप रिलेट कर सके। एक मूवी का सीन लेते हैं, बड़ी आइकॉनिक मूवी है, शायद आप सभी लोगों ने देखी होगी, DDLJ। और उसका एक आइकॉनिक सीन है कि अमरीश पुरी जी जब सिमरन को अलाउ करते हैं कि आप जाके शाहरुख खान जी से मिल लीजिए, उनके साथ चले जाइए, तो शाहरुख खान जिनका नाम राज था, वो एक ट्रेन में होते हैं और ट्रेन मूव कर रही होती है। तो अभी हम जिस बॉडी की स्टडी कर रहे हैं वो राज है, और सिमरन जो है ऑब्जर्वर 1 है। उसके रिस्पेक्ट से राज आगे जा रहा है ना, राज आगे जा रहा है, उस राज की पोजीशन चेंज हो रही है। सो विद रिस्पेक्ट टू सिमरन, Raj is in motion because
his position is changing, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, विद रिस्पेक्ट टू सिमरन। तो सिमरन जो कि ऑब्जर्वर है, उसके रिस्पेक्ट में राज की पोजीशन चेंज हो रही है ना, क्योंकि राज आगे जा रहा है और सिमरन उसको चेस कर रही है, और अब राज जो है वो तेज स्पीड में जा रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट से वो आगे भागता जा रहा है और उसके रिस्पेक्ट से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो सिमरन को लग रहा है वो मोशन में है। पर मान लीजिए एक और बॉडी, यहां पर मैं एक और ऑब्जर्वर लेता हूं, मैं यहां पर राज का दोस्त है, मान लीजिए उसका नाम है सलमान खान, हमारे भाईजान है ना। तो सलमान ट्रेन में बैठे हुए राज के साथ, और सलमान को लग रहा है राज तो वहीं पर है, हाँ के ना। तो सलमान के रिस्पेक्ट में राज की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसलिए सलमान के रिस्पेक्ट में राज क्या है, रेस्ट पर है। तो सेम बॉडी जो कि राज है यहां पर, वो एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में है और दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। तो इसलिए हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, दैट दी मोशन एंड रेस्ट आर व्हाट, रिलेटिव टर्म्स। ये बहुत जरूरी है समझना। वाई रिलेटिव, क्योंकि बॉडी of Raj, which is under the observation, is in motion with respect to Simran and is at rest with respect to Salman. So ये relative हुई ना बात, एक को लग रहा है कि मोशन में और एक को लग रहा है कि रेस्ट पर है। So this is what is motion and rest, and these two terms are relative terms. एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको उसको समझाता हूं। इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और ये क्लासरूम उस अर्थ का पार्ट है और इसमें हम सब बैठे हुए हैं। हम एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बच्चा पढ़ रहा है, मेरी बातें सुन रहा है, तो मेरे रिस्पेक्ट में मैं यहां पे इसको खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, वो रेस्ट पर है क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। बट मान लीजिए कि एक दूसरे प्लैनेट से कोई और ऑब्जर्वर है, मान लीजिए आपका जादू है, कोई मिल गया का, तो जादू को लग रहा है यार अर्थ रिवॉल्व कर रही है और उसके अंदर वो बच्चा बार बार उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जादू के रिस्पेक्ट में वो बच्चा क्या है, मोशन में है, बट मेरे रिस्पेक्ट में मुझे लग रहा है वो बच्चा क्या है, रेस्ट पर है। So it depends on the observer whether a body is in motion or is in rest. Same body can be at rest with respect to one observer, and the same body can be in motion with respect to another observer. So that's why I told you motion and rest are relative terms. चलिए अब बात करते हैं कि मोशन की स्टडी करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो हमने बात करी वो किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑब्जर्वर की। जब तक ऑब्जर्वर नहीं होगा तब तक आप कैसे बताएंगे किसके रिस्पेक्ट में बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में। तो ऑब्जर्वर डिफाइंस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। फिर ऑब्जर्वर को बताना जरूरी है कि इसके रिस्पेक्ट में बॉडी है कहां, है ना। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस में ये बॉडी है जो कि अंडर स्टडी है, तो मान लीजिए कि एक्स एक्सिस में ये बॉडी x1 कोऑर्डिनेट में है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, y एक्सिस में y1 कोऑर्डिनेट पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सिस अटैच विद द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के साथ एक्सिस अटैच रिस्पेक्ट में वो बॉडी की पोजीशन को डिफाइन कर सके। मान लीजिए बॉडी t1 टाइम पर यहां थी और t2 टाइम पर बॉडी यहां चलेगी x2, y2 पर। तो ये भी बताना जरूरी है कि कौन से टाइम पर बॉडी कहां थी। तो हमें टाइम को मेजर करना जरूरी है।
तो इसलिए तीसरी रिक्वायरमेंट है एक टाइम मेजरिंग मशीन की, और इन तीनों को मिला दीजिए। ऑब्जर्वर, उसके साथ अटैच एक्सिस टू डिफाइन द पोजीशन, लेटर ऑन टू डिसाइड द टाइम वी रिक्वायर अ टाइम मेजरिंग मशीन, बेसिकली अ क्लॉक। इन तीनों को बुला दीजिए तो आपका बनता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो समझना जरूरी है, अगर मोशन को डिफाइन करना है और डिसाइड करना है तो हमें समझना जरूरी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द ऑब्जर्वर, एक्सिस अटैच विद द ऑब्जर्वर एंड अ टाइम measuring machine which decides the position of the body at different time. Including all these three becomes the frame of reference. तो अगर हम पिछले वाली स्लाइड पे दोबारा जाए तो in the Simran frame of reference Raj is moving and the Salman's frame of reference Raj is at rest, because in the Simran frame of reference as the time progress position of Raj or the coordinates of Raj is changing. But in the Salman's frame of reference, as the time changes, position of Raj or the coordinate of Raj is not changing. So, this is how the motion is decided. And this is how the motion is defined. So, let's move ahead and let's see what are the different type of motion we are going to study in our syllabus. Or what are the टाइप ऑफ मोशन द बॉडी परफॉर्म्स। पहले हम अलग अलग टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे, है ना, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में इनको कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से फिजिक्स को पढ़ा जाता है सिंप्लीफाई करके, हम सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ सकते, एक एक करके यूनिट है होती है, एक एक करके चैप्टर होता है, तब जाके फिजिक्स जैसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट समझ में आता है। तो पहला जो मोशन है बेटा दैट इज ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या है? इमेजिन करिए यहां पर एक रिंग है, उस रिंग को जैसे ऐसे डिस्प्लेस किया जा रहा, आगे पहले यहां थी, फिर यहां ले गए, फिर यहां ले गए, जैसे यहां पे दिख रहा होगा आपको। जब ये रिंग ऐसे डिस्प्लेस हो रही है तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल है रिंग के, ऑल दीज पार्टिकल आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर विद द सेम वेलोसिटी लाइक दिस। अभी यहां पर है, थोड़ी देर बाद यहां गए, तो इन सभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है बेटा? सेम है, एंड दे ऑल आर मूविंग ऑन द पैरेलल पाथ, ये इस वाले पाथ पे, इस वाले पाथ पे, इस वाले पाथ पे। सो ऑल दीज पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन पैरेलल पाथ with the same velocity. This type of motion in which the entire body is moving like this together, the entire moving is moving together with all the particles of the body are moving in similar type of motion or similar type of path which are parallel to each other and the velocity of all the particles is same, that type of motion is called translation. जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए कार है, ये कार ऐसे चल रही है, ऐसे इस तरीके से एक कर्व पाथ पे, वेवी पाथ पे। तो जब आप ऐसे ही चलती है, ये कार जब ऐसे चलती है यहां पर, थोड़ी देर बाद यहां गई, तो उसके जितने भी पार्टिकल है, all these particles are moving on parallel path and the velocity of all the particle is same, so that the entire car remain together. Such type of motion is called translation motion. एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये बैट है और मैंने इस बॉल को थ्रो किया, ऐसे मार के इसको थ्रो किया ऐसे, तो जब ये बॉल ऐसे गई, जब ये बॉल ऐसे गई, यहां पे आपने देखा, तो एक कर्व पाथ में ऐसे गई। जब एक कर्व पाथ में गई तो सभी के सभी पार्टिकल ने सिमिलर टाइप ऑफ पाथ एक्वायर किया एंड ऑल दीज पाथ्स आर पैरेलल एंड ऑल द पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन को हमने फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया है। पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन इन विच द बॉडी इज मूविंग लाइक दिस। जैसे रॉकेट है, ये हजारों किलोमीटर एयर के अंदर चला जाएगा,
जब ये हजारों किलोमीटर एयर के अंदर चला जाएगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर मूविंग इनटू द स्पेस, है ना। तो सभी के सभी पार्टिकल जो है वैसे स्ट्रेट लाइन में है। When all the particles of the body are moving along straight line parallel paths, that motion, that translation motion becomes rectilinear. ध्यान से सुनिएगा, रेक्टिलिनियर एक टाइप का ट्रांसलेशन मोशन ही है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि यहां पर अगर ट्रांसलेशन में अगर स्ट्रेट लाइन हो, क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, सभी पार्टिकल के मोशन, सभी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे और वो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऐसे पैरेलल हो, तो दैट मोशन बिकम सॉरी रेक्टिलिनियर। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैट है, इस बैट को अगर मैं ऐसे मूव कराऊं तो इस बैट में ये सभी पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल, सभी पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट चल रहे हैं मिलके, एंड दिस मोशन इज रेक्टिलिनियर। जैसे ये रॉकेट का मैंने एग्जांपल दिया, ये रॉकेट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा एयर के अंदर, स्पेस के अंदर, एंड दिस मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन। अगर लेकिन ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अब दोबारा समझते हैं, ट्रांसलेशन मोशन हो लेकिन बॉडी स्ट्रेट लाइन में ना चल के उसकी ओरिएंटेशन अभी यहां पर है, थोड़े टाइम बाद यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, इस तरीके से हो, या फिर ये गाड़ी ले लीजिए, ये गाड़ी देखिए ऐसे, मान लीजिए गाड़ी है, इस गाड़ी को मैं ऐसे सर्कुलर मोशन मूव कर रहा हूं, जैसे मौत के कुएं में गाड़ी मूव करती है, अभी ऐसे, अभी ऐसे, अभी ऐसे, तो बार बार देखिए इसकी जो अभी इस तरह पे ओरिएंटेशन यहां थी, फिर यहां हुई, फिर यहां हुई, फिर यहां हुई, फिर यहां हुई, ये ओरिएंटेशन बार बार चेंज कर रही है। जब ये ओरिएंटेशन बार बार चेंज करे तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, कर्वीलिनियर मोशन। All the particles are moving together, all the particles are along the parallel path, सभी के सभी सर्कुलर पैरेलल पाथ में है, ये इस वाले सर्कल में है, ये इस वाले सर्कल में, हाँ क्या ना, बट इन पाथ की जो ओरिएंटेशन है अभी यहां है, तो अगले मोमेंट पे इधर चेंज होगी, फिर यहां चेंज होगी, तो ऐसा मोशन कहलाता है कर्वीलिनियर मोशन। ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन में बेटा देखिए क्या हो रहा था, कभी भी पार्टिकल्स की ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही थी, वो सभी के सभी ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, बट ऐसे सर्कुलर मोशन में या कर्वीलिनियर मोशन में ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, तो ऐसे टाइप के मोशन को हम बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन, है ना। अभी यहां पर है, फिर यहां चला गया, फिर यहां चला गया, फिर यहां चला गया, फिर यहां चला गया, तो देखिए कर्व पाथ कनेक्ट हो गया ना। दिस इज टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन दो तरीके का होता है, रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन without changing the orientation, that motion is called rectilinear. And if the particles of the body are moving along curved path by changing the orientation with time, जैसे से टाइम चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, that type of motion is called curvilinear motion. चलिए आगे चलते हैं। आपको अगर ध्यान हो, जब मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी तो मैंने बताया था दरवाजा रोटेट कर रहा है अपने हिंज के अबाउट टू क्लोज और ओपन द रूम, है ना। मैंने एक वर्ड पे बड़ा एम्फेसिस किया था, रोटेट। तो रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? अगर एक बॉडी एक एक्सिस के अबाउट ऐसे स्पिन करे तो वो रोटेशनल मोशन कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको एक टॉय के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी को देखा होगा फिजिट स्पिनर, बड़ा कॉमन सा टॉय है। ये इसका एक्सिस है, इस फिजिट स्पिनर का। मैंने इसको ऐसे रोटेट करा दिया। देखिए ये जो फिजिट स्पिनर है, ये स्पिन जो है ये कहीं नहीं जा रहा, ये यहां से यहां मूव नहीं कर रहा, बट एक एक्सिस पर के अबाउट
इसके सारे पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द रोटेशनल सर्कुलर मोशन. एग्जाम्पल के लिए अगर एक मैं ऐसे कर्व पाथ लूं और इस पे ऐसे एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाए तो ये है आपका कर्वीलिनियर मोशन. बट अगर यही बॉडी एक जगह ऐसे स्पिन करे अपने एक एक्सिस के अबाउट, सो दैट इज व्हाट रोटेशनल मोशन. जैसे कि आपका फैन जो है एक एक्सिस के अबाउट से स्पिन करता रहता है, दैट इज रोटेशनल मोशन. सिमिलरली ये फिजिट स्पिनर एक एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, सो दैट इज रोटेशनल मोशन. ये आपकी गाड़ी का पहिया एक एक्सिस के अबाउट, साइकिल का पहिया एक एक्सिस के अबाउट, ये व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, दैट इज रोटेशनल मोशन. गॉट इट. तो आपका जो रूम का डोर है वो भी रोटेट कर रहा है अबाउट द हिंज. गॉट इट. चलिए नाउ लुक हियर, लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट टाइप ऑफ मोशन जो आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, दैट इज द ऑसिलेटरी मोशन. अगर एक स्ट्रिंग पर एक बॉल को मैंने लगा दिया और इस बॉल को मैंने दो पोजीशंस के बीच में, मान लीजिए ए और ये दूसरी पोजीशन बी के बीच में से टू एंड फ्रो है ना, ला ला ला, बिटवीन ए एंड बी मूव कराया और ये ए और बी के बियॉन्ड ना जाए और ए और बी पर वापसी आ जाए आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम. ध्यान से सुनिएगा. और एक पॉइंट के अबाउट, यहां पर सी पॉइंट है, उसके अबाउट टू एंड फ्रो ऐसे मूव करता रहे और उस पॉइंट पर वापसी आ जाए आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये रहा, इसको मैं यहां ले गया, ये और ये पॉइंट, इन पॉइंट के बीच में फिक्स है, इनके बियॉन्ड नहीं जा रहा और इन पॉइंट पर ये वापसी आ जाता है कुछ टाइम बाद. मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट अ सिंपल पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, यहां ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, ये पॉइंट. दिस पॉइंट वी कॉल द मीन पोजीशन और द पोजीशन वेयर बॉडी डजंट फीलिंग एनी फोर्स, और इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन. इस पोजीशन के अबाउट बॉडी टू एंड फ्रो कर रही है. टू एंड फ्रो का मतलब वापसी आ रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, और दो पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जाती. इन दो पॉइंट के बीच में इसका मोशन लिमिट रहता है. ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. तो ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इस पेंडुलम का मोशन फिक्स्ड है, वो नहीं जा सकता इनके बियॉन्ड, एंड मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट द सी. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. तो आपने अपने घर के अंदर, अगर आपके घर में एक पेंडुलम क्लॉक है तो आपने ऐसा मोशन जरूर देखा होगा जिसमें एक पेंडुलम जो है टू एंड फ्रो मूव करता है बिटवीन टू पोजीशंस. हाँ कि ना, देखिए ऐसे, सॉरी. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, है ना. देखिए जैसे बैट ही ले लूं मैं, ये बैट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है बिटवीन टू फिक्स्ड पोजीशन, है ना, एंड मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट दिस बॉटम पोजीशन. इस बॉटम पोजीशन में टू एंड फ्रो मूव कर रहा है और इन दो पोजीशन के बीच में अपने मोशन को बार बार रिपीट करता रहता है, कमिंग बैक टू द सेम पोजीशन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम. Such type of motion is called oscillatory motion. So this is it for this video. यहां पर हमने आज जाना कि मैकेनिक्स है क्या and why we are studying the mechanics. फिर हमने समझा कि मोशन क्या होता है, फिर हमने देखे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हम कौन से पढ़ने वाले हैं. देखिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने माइंड में उस सिचुएशन को इमेजिन कर सके.
तो होप आप मेरे को, मैंने ये जो प्रॉप यूज किया इससे आपको ये चीज, आप इस मोशन को, टाइप के मोशन को इमेजिन कर पाए होंगे. सो ट्राई टू इमेजिन द सिचुएशन and try to visualize the physics. So thank you so much. Thank you for your time. Thank you so much.